नमस्ते भाई, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई हमारी ये छोटी सी फैमिली अब 1000 पहुंचने वाली है, यानी कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने वाले हैं। तो इसमें आप ज़रूर इसका हिस्सा बनिए और 1000 पहले सब्सक्राइबर्स ज़रूर करवाने में हेल्प करिए। तो भाई अभी आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी, जो कि कंपलसरी होता है। BA BSc BCom आप कर रहे हैं सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में, तो आपका ये ज़रूर होने वाला है। बाकी अगर आपका पेपर अभी जल्दी में है तो जब भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको जो है कई सारे दोस्तों वीडियोस मल्टीपल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपको PDF वगैरह चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन करिएगा। पहले चलिए इस वीडियो को देखते हैं हम फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट के। तो भाई हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यह है कि निम्न में कौन सा नीम से बना उत्पाद है जो कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। और भाई यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले शुरू हो ही चुकी है, बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है भाई, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ग्रुप वगैरह में आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, तो आपकी बहुत ज़्यादा कृपा हो जाएगी एक तरीके से। बाकी सब्सक्राइब करिएगा साथ में, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और आपको अप टू डेट यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक। तो यहाँ पे अब चलिए हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि कौन सा नीम से बना उत्पाद है जो कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने जो है कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन है वो है कि एंडरिन, रोटेनॉन या फिर एजारिडाक्टिन या फिर पैराथियन। तो भाई नीम से बना उत्पाद हमारा होता है एजारिडाक्टिन, तो हमारा इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता है। चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो भाई बेसिकली यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन आपका किस राज्य से संबंधित है। भाई देखो, ईमानदारी से एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे तैयारी आपकी अच्छी से होती रहे तो आपको क्या करना है, आपको जो एकदम राइट आते हैं क्वेश्चंस के आंसर, तो आप फटाक से वीडियो को जो है रोक करके कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कि राजस्थान, फिर तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश है या फिर उत्तराखंड। तो भाई पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध आपका उत्तराखंड राज्य से है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D राइट हो जाता है, ठीक। D आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे ये सभी आपके रॉन्ग हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी है। तो भाई राजस्थान में आपका पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि अधिको या फिर तरुण भारत संघ या फिर ग्रीन पीस या फिर WWF। तो भाई राजस्थान में हमारा पर्यावरण संरक्षण में जो लिप्त संस्था है उसका नाम है तरुण भारत संघ, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए इसी तरीके से हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई चौथा क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। तो भाई यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस, ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं GK से रिलेटेड है। एंड बाकी आपका इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है भाई, तो वो वाला मतलब वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने पिकअप किए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे है कि 101, 119, 129 या फिर 100। तो भाई स्टॉकहोम में जो आयोजित हुआ था प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, उसमें तो भाई 119 देशों के दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए भाई अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है कि CFC मुख्य रूप से हानि पहुँचाता है। CFC आपका मुख्य रूप से किसको हानि पहुँचाता है, आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। CFC भाई यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि ओजोन परत को, जल को, शोर को, रेफ्रिजरेटर को। तो भाई CFC हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, ओजोन परत में दोस्तों होल करता है, यानी कि ओजोन परत का क्षरण करता है, इसलिए ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निष्करण होता है वह है। बेसिकली दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि जुगाली करने वाले पशु, तो भाई जुगाली करने वाले में आपके गाय आती है, भैंस आते हैं, ऐसे जानवर जो खाना खाने के बाद यानी कि चारा वगैरह खाने के बाद आप उनको देखते होंगे जब वो खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, तो वो मतलब ऑटोमेटिक अपना जो है मुँह चलाते रहते हैं, तो उनको दोस्तों बोला जाता है कि वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने कि CO2, मीथेन, CFC या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो वही इनसे जो ग्रीन हाउस
गैस का निस्सरण होता है वो होता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। बाकी आपको ऑप्शन में CH4 भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि गैस का नाम न दे करके गैस का फार्मूला दे सकता है। चलिए भाई, अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है संसाधन है, किसने कहा था? तो भाई ये कौन मतलब ये कथन आपका किसने कहा था? तो है कि जिमरमैन, फिशर, न्यूटन या फिर ओडम। तो भाई ऐसी कोई भी वस्तु मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है, ये दोस्तों जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था फिशर के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस दोस्तों यहाँ पे, कौन सी चीज़ यहाँ पे जो है ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो यहाँ पे है कि 2 पहिया वाहन ऑप्शंस में, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका होता है फार्मूला CO, ठीक, CO का होता है, या फिर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो भाई वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। सबसे ज़्यादा दोस्तों यही ख़राब चीज़ होती है एयर पोल्यूशन के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया है? तो भाई ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दोस्तों क्या होता था कि आपका वायु प्रदूषण जो होता था पेट्रोल के द्वारा, उसमें दोस्तों एक पहले खतरनाक चीज़ ऐसी मिलाई गई होती थी। तो अब क्या हुआ कि उसको हटा ही दिया गया है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड से, कि पेट्रोल में अब वो चीज़ नहीं होगी। तो वहाँ पे अब कौन सी ये चीज़ है आपके ऑप्शंस में है कि लोहे को हटा दिया गया है, तांबे को या शीशे को या फिर एल्यूमिनियम को। तो भाई जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी वो थी शीशा, ठीक, जो कि आपका जब पेट्रोल से मिलती थी और उसके बाद ईंधन में निकलने के बाद जो एग्जॉस्ट से निकलता था धुआं, तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता था, ठीक। इस पे रिसर्च किया गया था और पाया गया था, तो दोस्तों इसको हटा दिएगा शीशे को पेट्रोल से। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई जो हमारा ओशियन वगैरह में पोल्यूशन होता है तो उसका मेन कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं, सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है कि जलपोतों से तेल का रिसाव, ओजोन, CFC या फिर समुद्री मछली। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ओजोन तो यहाँ पे कोई इसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। समुद्री मछली वो तो रहेंगी उसमें जब है, या फिर CFC का भी दोस्तों कोई रोल नहीं है वैसा, क्योंकि CFC दोस्तों आपका वायुमंडल में पोल्यूशन करती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि है कि जलपोतों से तेल का रिसाव। आपने कभी कभार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि वहाँ जैसे कि हमारे इंडिया में अगर इंपोर्ट हो रहा है दुबई से तेल, बीच में कोई दिक्कत हो गई, वहीं पे पूरा तेल पूरे समुद्र में भाग गया। तो सबसे मेन कारण है भाई समुद्री पोल्यूशन का, कि इनका जो जलपोतों से तेल का रिसाव होता है, तो पूरे दोस्तों ये इतनी तेज़ी से फैलता है पूरे समुद्र में, कई सारी मछलियाँ मारी जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। तो भाई सबसे मेन कारण यही है। तो मेरे भाई चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले। तो यहाँ पे है कि निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है मेरे भाई, तो है कि आपका जनसंख्या वृद्धि, अनुकूलन, पार्थिव एकता या फिर परिवर्तनशीलता। तो वही यहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि जो है वो आपकी पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, अनुकूलन, पार्थिव एकता, परिवर्तनशीलता। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर ले। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक कारण, यहाँ पे जैविक पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप, कौन है? तो यहाँ पे है कि मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। तो भाई जैविक कारण में आपका वनस्पति आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट है कि वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का प्रमुख कारण। वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का प्रमुख कारण क्या है? सांद्रता मीन्स दोस्तों कंसंट्रेशन होता है बेसिकली, आपकी CO2 की मात्रा का दोस्तों बढ़ने का कौन सा मेन कारण है? तो यहाँ पे है कि जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, पेड़ पौधों का विनाश, उपयुक्त दोनों, वायुमंडल उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव यानी कि जो आपके पेट्रोल वगैरह यूज़ हो रहे हैं, डीजल वगैरह, जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उन सभी का दोस्तों एकदम आप समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे इस टाइम पे यूज हो रहा है। हम ही सब कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे पेड़ पौधों का विनाश, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिन दोगुने रात चौगुने इस स्पीड से दोस्तों वनों की कटाई हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि शहर किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, पेड़ पौधे कोई लगाना ही नहीं चाहता।
तो इस तरीके से भाई आने वाले समय में दोस्तों काफ़ी बेकार सीख मिलेगी अपने जो ये हमारी जनसंख्या है, हमारी ये जो जाति है मनुष्यों वाली, इस पे काफ़ी बहुत बेकार असर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब समझ सकते हैं आप खुद ही, इस पे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये ख़तरनाक रहेगा। आप एक तरीके से लाइफ चार्ट देख लीजिए, पहले के लोग कितना जीते थे, अभी के टाइम इतनी मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं। बाकी पानी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिकने लगा है, और बस अब क्या ही कहना उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, तो यहाँ पे है कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा बढ़ी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो ज़रूर आप जो है पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे है कि 10%, 15%, 20%, 25%। तो यहाँ पे भाई ऑप्शंस में आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो राइट पहले बता देता हूँ, तो राइट है 25%। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर 200 वर्षों में 25%, यानी कि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बाद हम अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने संसाधनों को कितनी तेज़ी से दोस्तों। सब अपना कार वगैरह और सारी चीज़ें, भले से जो हमारे डीजल वाले रेल थे और बाकी कोयले वाली हर एक चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब पेट्रोल ने जगह ले लिया है। तो भाई अब आने वाले समय हमारे लिए ख़तरा तो रहेगा ही। चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो फिर है कि टांसले एक जाने माने, टांसले दोस्तों एक जाने माने क्या हैं, तो यहाँ पे है कि पारिस्थितिकी विधि, या फिर भूविज्ञानी, या फिर जैव भूगोलवेत्ता, या फिर प्राणी वैज्ञानिक। तो भाई टांसले हमारे पारिस्थितिकी विधि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में GS वगैरह GK है, तो ये ज़रूर पूछा जाता है। आप मूंद के 5 जून मार दीजिएगा आप। फिर है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं है। तो भाई कहना क्या चाह रहा है ये कि पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे है कि राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। तो भाई आप देखोगे यहाँ पे तो मृदा आपका आता है, पर्यावरण अध्ययन में वन आता है, जल आता है, लेकिन राजनीति संरक्षण नहीं आता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि 18 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो भाई 18 जून 1972 ऑप्शन है यहाँ पे कि जिनेवा, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, लंदन। तो ये क्वेश्चन अभी एक बार पहले आया था, इसमें पूछा हुआ था कि स्टॉकहोम में जब हमारा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तो कितने देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो आए हुए थे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो भाई यहाँ पे आपका स्टॉकहोम में ये आयोजित हुआ था और डेट आपको मिल गई जून 1972। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है। तो भाई पर्यावरण संबंध से किसका जो है संबंध नहीं है। तो यहाँ पे है कि UNEP, ग्रीन पीस, WWF या फिर रेड क्रॉस। तो भाई रेड क्रॉस का यहाँ पे दूर दूर तक रिलेशन पर्यावरण संरक्षण से नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई अब हम यहाँ पे 20 वाले क्वेश्चन की ओर बात कर ले। तो यहाँ पे है कि पर्यावरण का तत्व है, यानी कि एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपका है कि जल, वायु, मृदा और उपयुक्त सभी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण में आपका जल भी आता है, वायु भी आती है, मृदा भी आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग। तो भाई बेसिकली आपका ये पर्यावरण होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या फिर 15 दिन में। तो भाई बताइए आप, नहीं तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसका परीक्षण 5 दिन में किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें है कि नैरोबी में, लंदन में, हेग में या फिर न्यूयॉर्क में। तो भाई आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो है आपका नैरोबी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि फर्मेंटेबल, यानी कि किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं कि धातु लेपन उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, डेयरी में या फिर उपयुक्त छवि में। तो भाई किण्वन योग्य अपशिष्ट आपका डेयरी उद्योग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट की बात कर लें मेरे भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे है कि 1950 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1980 में। तो भाई आपका WMO का जो संस्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि ETP यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों में लगाया जाता है। तो यहाँ पे है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर उक्त सभी के लिए। तो भाई ETP उद्योगों में लगाया जाता है जल प्रदूषण को रोकने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है। यहाँ पे भाई हम जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित जल तो पता ही है कि किन किन इंडस्ट्रियों से, लगभग सभी इंडस्ट्रियों से दोस्तों प्रोड्यूस होता है हमारा पोल्यूटेड वाटर। बट किस इंडस्ट्री द्वारा सबसे ज़्यादा पोल्यूट होता है, तो आइए हम यहाँ पे ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो है यहाँ पे कि आपका कागज़, कपड़ा, शराब या फिर तेल शोधन उद्योग से। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, आप जिस पेपर पे रोज़ लिखते हो वही सबसे ज़्यादा बेकार जो है पोल्यूटेड आपका जल प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम भाई। तो हमारा जो नेक्स्ट ये कह रहा है कि तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है। तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है मेरे भाई। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस है कि सल्फ़र, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर तैलीय पदार्थ। तो भाई तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में आपका निकलता है सल्फ़र, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि स्कीमिंग टैंक में अपशिष्टों से अलग किया जाता है। स्कीमिंग टैंक में अपशिष्टों से क्या क्या अलग किया जाता है, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, BOD, COD, तेल एवं चर्बी या फिर PH। तो भाई स्टीमिंग टैंक में आपका जो अपशिष्ट होता है वो होता है तेल एवं चर्बी, फैट एंड ऑयल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि किस जल में अधिक BOD का होना सूचक है। तो कौन सा मतलब जल है जिसमें अगर BOD की मतलब मात्रा या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है कि प्रदूषण का, स्वच्छता का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई BOD जिस भी जल में ज़्यादा रहेगा तो वो सीधे पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात कर ले भाई। तो यहाँ पे है कि अनाक्सीकरण, एनारोबिक क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित गैस निकलती है। तो भाई अनाक्सीकरण में है कि O2, CH4 या फिर NH3 या फिर क्लोरीन। तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, CH4। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे है कि विद्युत शक्ति संयंत्र से, परमाणु शक्ति संयंत्र से, उपयुक्त दोनों से या फिर उपयुक्त किसी से नहीं। तो भाई विषैले एवं भयावह अपशिष्ट जो निकलते हैं वो परमाणु शक्ति संयंत्र से निकलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि जिनेवा मुख्यालय है। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनेवा मुख्यालय है। तो यहाँ पे है किसका, WMO का, ICG का, यूनेप का या फिर UNO का। ठीक, तो भाई जिनेवा आपका WMO का मुख्यालय, इसलिए आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद है। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने पर्यावरणविद से एक और क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे अब ऑप्शन है कि सुंदरलाल बहुगुणा, APJ अब्दुल कलाम, V कुरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारे जाने माने सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरणविद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि वस्त्र उद्योग के अपशिष्टों में होती है। वस्त्र उद्योग के अपशिष्टों में क्या होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि उच्च pH, निम्न pH या फिर उदासीन pH या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे आपका जो वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट होता है वो उदासीन pH होता है, यानी कि न्यूट्रल आपका pH होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है। चलिए pH स्केल तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। यहाँ पे pH स्केल है, ये 0 है, ये यहाँ पे इधर से 14 जाता है और इधर आपका ये 1 तक जाता है। ठीक, जितना इधर रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना इधर से होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि एसिडिक का मतलब अम्लीय से, इधर आपका क्षारीय से, बीच वाला आपका न्यूट्रल होता है। ठीक, नेक्स्ट की बात कर ले। तो यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल का BOD मान निर्धारित किया है। तो भाई MP की जो सरकार है
और वहाँ के प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल का बीओडी मान निर्धारित किया है कितना। तो यहाँ पे कि 10 mg पर लीटर, 20 mg पर लीटर, या फिर 30 mg पर लीटर, या फिर 40 mg पर लीटर। तो भाई यहाँ पे 30 mg आपका पर लीटर निर्धारित किया गया है कि इससे ज़्यादा बीओडी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। तो यहाँ पे है कि अगर pH 10 है तो अपशिष्ट कैसा होगा। तो भाई अगर pH की मात्रा 10 है तो अपशिष्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे है कि एसिडिक, या फिर बेसिक, या फिर न्यूट्रल, या फिर सभी। तो भाई pH अगर 10 है तो आपका क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लें। इसी तरीके से हम आराम से बढ़ते हुए, अगर बोरिंग लग रही हो तो भाई कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मानव मूल्य पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको बस देख लीजिएगा आप। यहाँ पे बस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं फटाफट से आप देख लीजिए। एंड आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, वीडियो को रोक करके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट थी गैस जिसे बनाती थी एक कंपनी। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए इस पे ज़रूर आपको दोस्तों ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका भोपाल गैस कांड हुआ था तो उसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसको कौन सी कंपनी बनाती थी। तो यहाँ पे है कि अमेरिकन, रूस की, जापान की, या फिर इंग्लैंड की। तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो अमेरिकन थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मरुस्थल संस्थान CSIRO कहाँ पे है। तो यहाँ पे है कि आपका कोटा, जोधपुर, जयपुर, या फिर अलवर। तो भाई केंद्रीय मरुस्थल संस्थान आपका जोधपुर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई कि एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि 2 से 5 वर्ष, 10 से 100 वर्ष, या फिर 200 से 300 वर्ष, या फिर 300 से 500 वर्ष। भाई CFC बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है। CFC का लाइफ टाइम 10 से 100 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, CFC से रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन हैं आगे, उनको हम कर लेते हैं पहले। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लें। तो यहाँ पे हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है। मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है भाई। तो यहाँ पे है कि व्यक्तिगत वायु प्रदूषण, व्यावसायिक वायु प्रदूषण, या फिर सामुदायिक वायु प्रदूषण, या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आपका व्यक्तिगत वायु प्रदूषण में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लें। तो यहाँ पे कि मनुष्य में पाया जाने वाला ब्राइक्राइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है। तो भाई ह्यूमन में एक डिजीज़ जो होता है, बैड डिजीज़, एक तरीके से रोग कह सकते हैं आप। तो उसका है कि वो किस तरीके, उसका मुख्य कारण क्या है। जो आपका ब्राइनकाइटिस जो रोग है उसका मुख्य कारण है कि आपका वायु प्रदूषण, या फिर जल प्रदूषण, या फिर शोर प्रदूषण, या फिर आपका स्थल प्रदूषण। तो भाई इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वायु प्रदूषण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण का दोस्तों रंग पर बेसिकली क्या इफेक्ट होता है। अगर जैसे हमारी एयर पोल्यूटेड है, अगर हम किसी रंगीन चीज़ को रखते हैं कुछ दिन के लिए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे है कि रंगहीन हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रंग चमकने लगता है, रंग पीला हो जाता है। तो भाई ये सीधे सीधे कलर को फेड कर देता है, यानी कि वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि अगर आपके मतलब घर पे या फिर कहीं पे भी वो होता है एक तरीके से, अगर झंडा वगैरह लगा हुआ है कहीं पे तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं उसका कलर दोस्तों धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है एंड वाइट हो जाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो जो एयर में पॉल्यूशन होती है वो धीरे धीरे रंग को ख़त्म कर देती है। चलिए अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे 43 वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे है कि 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे है कि शयन कक्ष, सिनेमाघर, पुस्तकालय, बिजली की कड़क। तो भाई यहाँ पे आपका जो 40 डेसिबल मैं आपको बताऊँ तो एकदम मिनिमम आप कह सकते हैं कि इसमें विदाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका शयन कक्ष के लिए निर्धारित किया गया है, बाकी इन सभी के लिए अलग अलग आपका निर्धारित किया गया है मानक। चलिए अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन जो कि है कि 5 जून मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 5 जून आपका पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। तो यहाँ पे है कि मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, या फिर हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो अब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हवाई जहाज़ कितने भी ऊपर हो, 35,000 फीट या फिर 10,000 फीट, कितने भी ऊपर हो, तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक चली ही जाती है। उड़ान भरते टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए
सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण इसी के द्वारा होता है। चलिए अब यहाँ पे है कि ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, यानी कि कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस हुई तो उसका जो इफ़ेक्ट रहता है, यानी कि उसकी जो लाइफ रहती है एयर में कितने टाइम तक रहती है। तो यहाँ पे आपका है कि हाफ नहीं 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या फिर 1/2 सेकेंड। तो आपका जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है टोन का दोस्तों, बेसिकली कोई भी टोन आपके प्रोड्यूस हुई तो उसका 1/10 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 10 भाग करोगे तो वो जो एक पार्ट होगा उसमें वही उतनी उसकी वैलिडिटी होती है। चलिए तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों, तो यहाँ पे है कि ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि की चाल या फिर ध्वनि का अवशोषण। तो भाई प्रतिध्वनि बेसिकली प्रतिध्वनि होती क्या है, अगर आप दोस्तों कोई खुला मैदान है या फिर कमरा है, अगर आप एक बार तेज़ी से बोलते हो तो फिर आपको कुछ सेकंड्स के बाद आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो बेसिकली वही है। तो उसका दोस्तों ये सेम चीज़ें जैसे कि लाइट आपकी मिरर पे पड़ती है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर किसी चमकीले पदार्थ पे, तो बस वही चीज़ है, आपका परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है। आपका जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या प्रदूषित करती है। इन ऑप्शंस हैं कि जल को, वायु को, शोर को या फिर इनमें से कोई नहीं। वही सौर ऊर्जा आपकी एकदम सेफेस्ट है, ये कोई पोल्यूशन नहीं करती है। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा सभी के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये विदाउट पोल्यूशन आपको हर एक चीज़, आप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपके कई सारी चीज़ों से बनती है, जिनमें दोस्तों पोल्यूशन कई हद तक इन्वॉल्व रहता ही है। कोयले से बनती है तो आप समझ सकते हैं कि कोयले से आपका पोल्यूशन होता ही है। बाकी जो आपके न्यूक्लियर प्लांट हैं उनसे रेडियो एक्टिविटी वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सभी प्रोड्यूस होते ही हैं। बाकी आपका सोलर है 0% पोल्यूशन के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से इसका इंस्टॉलमेंट जिन जिन के यहाँ पे हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो कि है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का दोस्तों पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पे है कि 70, 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 से यहाँ पे है कि कोई नहीं। तो भाई अम्लीय वर्षा दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एसिडिक आ गया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको चार्ट कुछ देर पहले बताया हुआ था, 0 से अगर कम रहेगा, ठीक। यहाँ पे 1 to 7, यहाँ पे मैंने 0 नहीं बताया था, यहाँ पे न्यूट्रल बताया था। अगर बताया भी होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये 1 से 7 का है, फिर एक यहाँ पे 14, बीच वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके इधर यहाँ पे एसिडिक यानी कि अम्लीय, इसके इधर आपका क्षारी। तो भाई आपका अम्लीय वर्षा जो होता है वो आपका 7 से कम होता है, इसलिए एसिडिक होता है नेचर। चलिए समथिंग 5.5 कुछ ऐसे होता है। बाकी के दोस्तों अगर आपको चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड आपका एग्ज़ाम कब है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।